नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के टर्म 1 का क्लास 10th का हम लोग मैथ का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग साइंस का पांचों सेट को हम लोग देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख लीजिए। आइए हम लोग, ये आपका सेट 1 है। सेट 1 के बाद सेट 2, सेट 3। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा बनाने में लेट हो गया क्योंकि वो मेरा ऑफलाइन क्लास चलने के कारण से हम वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता था। तो आप लोगों के लिए मैं टाइम निकाल करके वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट हुआ, इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। तो पर भी लेट सही। आइए हम लोग वीडियो पे बने रहें। मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा डिटेल के साथ बताऊँगा। वीडियो चाहे लंबा हो या छोटा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को मैं ट्रिक और बेसिक दोनों बताऊँगा कि कैसे आप लोग को सॉल्व करना है। तो आइए देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट टर्म का है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रांची। आप लोग देख सकते हैं प्रथम सावधिक मुद्रा टर्म 1 2021-22 सेट 1 है आपका, क्लास 10th और सब्जेक्ट आपका गणित है। उसमें आपको देख सकते हैं कि टाइम आपको 1.5 घंटा मिलेगा। टोटल 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न में 40 अंक मिलेगा आपको, प्रत्येक में 1 अंक करके मिलेगा। तो ये आप लोग देख लिए, ये आपका निर्देश है। सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्नों को जवाब देना है। सभी कुल प्रश्नों की संख्या 40 है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से किसी सही विकल्प का चयन करना है। उसमें से एक विकल्प का आपको चयन करना है। उसके बाद दिया हुआ गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा, यानी माइनस मार्किंग जो होता है, नेगेटिव मार्किंग आपका वो चीज़ नहीं है। चलिए आइए अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए 21वां नंबर सवाल में, फर्स्ट नंबर सवाल में क्या है, देखिए 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लोग बदल सकते हैं। तो 120 को क्या करेंगे, इस ढंग से अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दीजिए। तो कितना से चलेगा, 2 से चलेगा। 60 दूना 120, फिर ये 30 दूना 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर आपका 3 हो जाएगा, 3 पचे 15। तब यहाँ क्या हुआ आपका, यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 5। तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। चलिए अब सेकंड नंबर को देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया हुआ है कि 300 इतना का महत्तम समावर्तक 9 है। 9 दिया गया है, मतलब 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तीय 9 दिया है। तो 306 तथा 657 का लघुत्तम समावर्तीय क्या होगा। तो इसमें आप लोगों को दिया है, यानी 2 संख्या दिया हुआ है। संख्या आपका क्या क्या दिया हुआ है, देखिए आपको शॉर्ट भी बताऊंगा, पहले आप लोग डिटेल बता देता हूँ। तो 2 संख्या आपको क्या क्या दिया हुआ है, 2 संख्या आपको 306 दिया हुआ है और एक आपको दिया हुआ है 657 दिया हुआ है। ये 2 संख्या दिया हुआ है और उसमें से आपको HCF का मान दिया हुआ है। HCF का मान 9 दिया हुआ है। तो बोला है कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी LCM बराबर व्हाट, ये चीज़ पूछा है। तो LCM जब देखिए दोनों में से LCM पूछे अथवा HCF पूछे तो उसमें से क्या करना है, ये दोनों को गुना करके, यानी यदि आपको यहाँ पर LCM पूछा है तो सीधा सीधी LCM बराबर हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, जैसे आप लोग पढ़ेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। तो जब इसको फ्री करेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा। तो 306 गुना 57 इसको बट्टे 9, इसको क्या करना है, जो संख्या तुम आपका दिया हो रहेगा उसको 9 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर इसको जब 9 से कटाएंगे तो 9 का 9, ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 और यहाँ फिर बचा आपका 3, तो 9 चौके 36। तो आपका जब इसको हम लोग गुना करेंगे 34 गुना 657, तो आपका ये आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। देखिए अब गुना कैसे करना है, गुना करने का भी आप लोग को ट्रिक बताते हैं। क्या क्या आया, 34 गुना 657 ये आया। तो आपको पूरा गुना नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको तुरंत जवाब देना है। आपको क्या करना है, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक गुना कीजिए। सबसे पहले तो इकाई अंक को ही गुना करते हैं। अगर मान ली 34 को यहाँ लिख करके गुना किसके साथ करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं। तो 7 चौके 28, क्या आया आपका 28 आया। तो आप देख सकते हैं कि इकाई अंक का 28 आए, मतलब 8 है। तो इकाई अंक में किसी का 8 है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी में है। तो आपका ये ऑप्शन बी ने आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर लिखा है 15 और 25 का HCF क्या होगा। तो 15 और 25 का HCF क्या होगा, तो 15 का अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 5 ये होगा। और 25 का क्या होगा, 5 गुना 5। तो दोनों मैच कौन कर रहा है, 5, यानी जो मैच करता है वही आपका HCF होता है, यानी FCF कौन हो गया आपका 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर
आपका ए राइट आंसर। चलिए आपका उसके बाद दिया है चौथा नंबर, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनफलों के क्रम में छोड़ते हुए डैश होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं, जैसे एक है तो एक का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तोड़ेंगे तो 1 गुना 1 होगा, 2 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 गुना 2 होगा, 3 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 गुना 3 होगा, फिर 4 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 होगा, फिर अगर 5 को तोड़ेंगे तो होगा 1 गुना 5 होगा। इसी प्रकार से मान लो हम चलते जाएंगे, अगर 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ बोला है क्या, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के एक प्राकृतिक संख्या अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। तो क्या होता है अनेक, अद्वितीय, 2, 5। मतलब इसमें कहने का मतलब कि दिया हुआ है कि आपको कितना हल होता है। तो देखिए अनेक हल तो नहीं होता है, आपका जितना जो संख्या है उसी अनुसार से होता है, तो यानी आपका ये नहीं होगा। बोल रहा है कि दो हल होगा, तो 2 हल भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 1 और 1 यहाँ इसमें 2 हो रहा है, किसी में आपका यहाँ देख सकते हैं कि 3 से अधिक और 3 से अधिक हो रहा है, यानी किसी का फिक्स नहीं कि 2 ही होगा। डी में बोल रहा है कि 5 होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि अद्वितीय मतलब जो उसका एग्जैक्ट होना चाहिए वही होगा, कम ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, नहीं सीधा सीधा आपको याद रखना है क्या होगा अद्वितीय हल होगा। चलिए 5वां नंबर, तो 5वां नंबर हम लोग हल करते हैं। तो 5वां क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। तो इसको हम एक नया पेज में लेकर बताते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको दिया है द्विघात शून्यकों का योग दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए हम लोग फॉर्मूला पहले से जानते हैं, फॉर्मूला पहले से क्या जानते हैं कि शून्यकों का योग, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से क्या होता है, फॉर्मूला होता है -b/a होता है, फिर होता है शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a होता है, c/a होता है। ये फॉर्मूला होता है, हम लोग पहले से जानते हैं। अब आपको यहाँ क्या दिया हुआ है कि शून्यकों का योग दिया है √2 और इसका दिया हुआ है 1/3। तो यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 दिया हुआ है। और हम लोग अल्फा प्लस बीटा का हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला -b/a होता है, -b/a होता है। तो यहाँ √2, तो इसके नीचे में 1 दे देते हैं। चलिए अब फिर से आगे लिखते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू हम लोग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/3, गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। और इसका हम लोग फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल का जानते हैं c/a होता है, c/a होता है 1/3। तो अब यहाँ दोनों को अगर ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको a का वैल्यू क्या मिल रहा है, a का वैल्यू हमको 1 मिल रहा है, और यहाँ पर a का वैल्यू क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो एक ही समीकरण में अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता है, तो एक ही होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको 3 बनाइए या तो इसको 1 बनाइए। तो इसी को 3 बना देते हैं। तो 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको गुना कर देना होगा 3 से। 3 से नीचे गुना किया तो ऊपर में भी आपको गुना करना पड़ेगा। तो अब यहाँ a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ b का वैल्यू कितना हो गया, तो √3 2 होगा, √3 इंटू 2, 2√3 सॉरी 2√3 नहीं, ये आपका हो जाएगा 3√2 होगा। लेकिन ये माइनस यहाँ पर है, ये माइनस आपका यहाँ पर इसके पास माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी a का वैल्यू 3 है, तो a का वैल्यू यहाँ 3 लिख दिया। c का वैल्यू कितना है 1, तो c का वैल्यू आपका 1 आ गया। अब द्विघात समीकरण का हम लोग द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जानते हैं, ax² + bx + c ये होता है। तो ये हम लोग बैठा देते हैं। a का वैल्यू कितना है 3x² हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू कितना है -3√2 है, और इंटू x प्लस c का वैल्यू 1। तो ये आपका जिस ऑप्शन में है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा ऑप्शन में है,
आपका कौन सा ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें आपका 3, ये माइनस है इसमें, तो ये नहीं होगा, आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी में आपका मैच कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से हो गया। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शून्य अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अभी तुरंत ही हम लोग देखें, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए होता है। तो माइनस बी बट्टे ए किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुपद के पी एक्स के ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो यानी पी एक्स पूछा है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो आपको एक्स अक्ष में देखना है कि कितना बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर एक भी आपका कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका क्या होगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है समीकरण 8 नंबर में दिया हुआ है समीकरण इतना 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 दिया हुआ है, समीकरण का युग्म क्या होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको लोग को मैं बता देता हूँ ताकि हर मॉडल सेट में आपको काम आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा आपको डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए वीडियो अगर लंबा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग अगर देख लीजिएगा तो आप लोग को रिवीजन हो जाएगा, आप लोग को याद भी हो जाएगा, समझे ना। चलिए अगर इक्वेशन वो a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0, और मान लें कोई और एक समीकरण है जैसे a2x प्लस b2y इक्वल टू सी है इक्वल टू 0 है, इस तरह से है, तो इसका कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2। ये अगर होता है, अगर पहला अगर बराबर नहीं होता है, पहला अगर कंडीशन बराबर नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका 3 कंडीशन होता है। ये अद्वितीय हल होगा, और इसका और क्या होता है, इसको हम लोग संगत समीकरण बोलेंगे, संगत समीकरण बोलेंगे। और अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये जो आपका होगा प्रतिच्छेद करेगी। ये आपका 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, 3 कंडीशन होता है। अब अगला क्या है, अगला आपका है कि अगर मान लेते हैं, देखिए अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, और लास्ट में अगर बराबर नहीं हुआ c1 बट्टे c2, अगर ये बराबर लास्ट में नहीं होता है तो ये होता है इसका अगर कोई हल नहीं होगा, असंगत समीकरण होगा। समीकरण कैसा होगा, असंगत समीकरण होगा। प्रतिच्छेद क्या होगा, ये समांतर होगा। क्या होगा, ये रेखा कैसे होगा, समांतर। समांतर का मतलब ग्राफ अगर खींचेंगे तो ग्राफ में क्या हो जाएगा, ये जैसा भी ग्राफ होगा समांतर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि संगत समीकरण ये प्रतिच्छेद करती है, जैसे ग्राफ खींचेंगे ना तो एक ग्राफ ऐसे गया, एक ग्राफ ऐसे, मतलब आपस में कटेगा, दोनों रेखाएं आपस में कटेगा, इसमें क्या होता है, समांतर हो जाती है। अगला है तीसरा कंडीशन है कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अगर तीनों आपस में बराबर हो तो इसका होगा अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। और समीकरण कैसा होगा, संगत समीकरण। और ये कैसे होगा, संपाती होगा। अगर ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब होता है कि जैसे ग्राफ खींच रहे हैं एक्स वाई एक्स, तो एक रेखा इसमें गया और एक रेखा उसी पर आपका चल देगा, यानी उसी पर और एक रेखा आपका उसी रेखा पर आपका खिंचाएगा, यानी एक रेखा उसमें गया पहले से उसी भी रेखा में फिर से चल जाएगा, तो उसको हम लोग संपाती कहते हैं। ये 3 कंडीशन होता है, 3 कंडीशन। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यहाँ देखिए लास्ट में आपका क्या किया है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है a1 बट्टे a2 बराबर आपका दिया हुआ है b1 बट्टे b2, b1 बट्टे
B2 और लास्ट में दिया है कि बराबर नहीं है C1/C2। तो लास्ट में अगर कटता है, अगर लास्ट में दोनों इक्वल नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए लास्ट में अगर इक्वल नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए कोई हल नहीं होगा, असंगत समीकरण होगा और समांतर होगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो क्या होगा, ये कोई हल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण 2x इतना दिया हुआ है, निरूपित सरल रेखाएं होगी। तो सरल रेखा होगा, लिखा है कि संपाती होगा, प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगा, क्या होगा। तो उसी तरह से देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a1/a2x इसी तरह से करते हैं। तो इसका गुणांक को लेंगे और इसका गुणांक को लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 बराबर -3/4। तो क्या ये आपका -3 ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो आपका ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब शुरू में ही अगर बराबर नहीं होता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, अगर शुरू में ही कटता है तो उसको हम लोग, देखिए वो क्या होता है, देखिए शुरू में ही जब कट जाता है उसको कहते हैं अद्वितीय हल होगा, संगत समीकरण होगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ संपाती प्रतिच्छेद करेगी, क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी। यानी शुरू में अगर कट जाता है तो उसको क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करेगी, ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म CX - Y = इतना दिया हुआ है, अनंत हल है। तो अनंत हल है, तो देखिए अनंत हल कब होता है, जब तीनों इक्वल होता है। तो यहाँ पर C सबका गुणांक को इक्वेट करेंगे, C/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर -1/, इसका गुणांक को लेंगे और फिर इसका गुणांक को लेंगे तो कितना होगा, -2 होगा, फिर बराबर फिर 2/4। तो ये भी अगर काट देंगे तो 1/2 ही होगा, इसका भी माइनस माइनस कैंसिल। तब इसको फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब फ्री कीजिए, इसको हम लोग फ्री करेंगे कैसे, C/6 और इधर हो गया 1/2। इसको इसके साथ अगर आप काटना चाहें तो 2 × 2 2 × 6, तो फिर यहाँ C = 3 यहाँ गुना हो जाएगा, तो C = 3। तो यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण युग्म का हल दिया हुआ है। तो समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसमें 2x - y = 5 और फिर 3x + 2y = 4 दिया हुआ है। तो बोला हल क्या होगा, तो आप इसको समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x - y = 5, 3x + 2y = 4। अब इसको समीकरण एक दोनों को इक्वल कीजिएगा, इसको 2 से गुना कीजिएगा, इसको 1 से गुना कीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा, ये आपका कटेगा। तो इस तरह अगर बनाने से क्या होगा, लॉन्ग प्रोसेस होगा, लेकिन आपको 1.5 घंटा समय में ही आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए आपको ट्रिक बताते हैं कैसे इसको कीजिएगा। क्या करना है, इसका ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन से आपको क्या करना है, चलिए ऑप्शन नंबर ए चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए का क्या दिया, x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, y का वैल्यू -1 दिया है। तो इसमें पुट कर दीजिए, अगर बराबर हो गया, जैसे क्या दिया हुआ x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 2 × 2 माइनस y का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, तो इसका माइनस और इसका -1, तो यहाँ हो गया 2 दूना 4 और इसका माइनस माइनस प्लस बराबर 4, तो 5 = 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। ये आपका राइट होगा, क्योंकि आपका दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बोलेंगे नहीं इसको पुट करके देखिए, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए पुट किया, x के बराबर 2 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 माइनस y का वैल्यू कितना दिया -2, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बराबर 5, तो 2 दूना 4 2 क्या हो गया 6 = 5, तो आपका ये बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा। इस तरह से आप तुरंत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया हुआ है, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है। जिसका अगर कोई हल नहीं होता है तो आपको बताइए, यहाँ पर देखिए जिसका कोई हल नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में इसको लिखें, लास्ट में यहीं पर लिखें, जो अगर कोई हल नहीं है, देख सकते हैं कोई हल नहीं है तो कैसा होता है, असंगत समीकरण होता है और समांतर होता है, असंगत समीकरण और समांतर होता है। तो क्या हो जाएगा, असंगत होगा, क्या होगा, असंगत। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिर देखो उसी तरह देखिए, समीकरण युग्म दिया हुआ है xy + 9, तो x + y अगर मतलब दिया हुआ है कि x + y करेंगे तो 9 आना चाहिए और घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। तो इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो 9 नहीं पूरेगा, तो यानी नहीं होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 नहीं पूरेगा। अगला ऑप्शन अगला पेज पर है, देखिए, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कि 4 और 5, तो 4 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पर 9 भी आ जाएगा और घटाने पर 1 भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। आपको इसमें हल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप हल करने लगे तो हल करने की आवश्यकता आपको नहीं है, यानी आपको क्या करने लगा, हल करने लगे। जैसे x + y = 9 दिया हुआ है, x - y = आपका 1 दिया हुआ है,
इसको काट कूट करेंगे फिर निकलेगा, फिर y का मान निकलेगा, ऐसा नहीं करना है, सीधे पुट कर दीजिए, जो इक्वेशन आपका जो वैल्यू आपका सेटिस्फाई हो गया वही आपका आंसर होगा। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आपको इसमें क्या करना है, चेक करना है द्विघात समीकरण कौन सा है। तो देखिए द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि x पे पावर 2 आपका होना चाहिए, आपका सीधा होगा द्विघात समीकरण हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि द्विघात समीकरण आपको चेक करना है, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो इधर गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3x इक्वल टू यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर -7। तो इसको दोनों कट जाएगा तो मेरा एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया, तो ये द्विघात मेरा नहीं होगा। उसी प्रकार से इसको जब हल करेंगे तो इसमें भी आपका देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी a स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा, इधर भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इसका एक्स स्क्वायर जब यहाँ हल करेंगे तो कट जाएगा, तो ये भी आपका एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, तो आपका ये भी बी नंबर नहीं होगा। तो आपका इसको जब हल करेंगे तो आपका बी भी आपका द्विघात होगा, ना एक्स पे पावर 2 बचेगा और डी में भी बचेगा, तो दोनों में आप हल करके देख लीजिएगा, दोनों में ही आपका सेम चीज़ आएगा। तो इस तरह का आपका यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन आपका एग्जाम में दोनों ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पर गलती दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसमें आपका दोनों में एक्स स्क्वायर बचेगा। चलिए अब यहाँ दिया हुआ है कि विविक्तर डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0 अगर हो तो बोल रहा है मूल क्या होगा। तो देखिए इसका भी देखिए कंडीशन क्या होता है, इसका भी थोड़ा सा कंडीशन को बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें भी 3 कंडीशन होता है। देखिए विविक्तर जो है डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं मूल जो होगा इसका वास्तविक होगा तथा भिन्न होगा, भिन्न बोलो अथवा अलग अलग, भिन्न बोलिए अथवा अलग अलग। अब फिर अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा हो तो इसको कहते हैं आभासी, आभासी मूल अथवा इसी को कहते हैं काल्पनिक भी कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश से इमेजिनरी बोलते हैं। काल्पनिक तथा कैसा होगा, ये भिन्न होगा, काल्पनिक होगा और कैसा होगा, 2 मूल प्राप्त होता है तो काल्पनिक होगा और भिन्न होगा। चलिए दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या है कि d इक्वल टू 0, यानी d अगर विविक्तर अगर 0 के बराबर हो गया तो ये क्या होगा, ये वास्तविक मूल होगा, और तथा आपका क्या होगा, ये समान होगा, यानी समान या बराबर, आप जो बोल सकते हैं, समान बोलिए अथवा बराबर बोलिए, ये दोनों होगा अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर हो तो। तब यहाँ क्वेश्चन में क्या करा, देखिए बोला कि डी ग्रेटर देन 0, तो बोला वास्तविक क्या होगा, मूल्य क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। आप यहाँ देख सकते हैं क्या डी वास्तविक और भिन्न होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति क्या होगा। तो इसमें मूल का प्रकृति निकालने के लिए अब डी निकाल दीजिए, तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज़ होता है। तो इसको निकालिए तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1, तो यहाँ पर 1 ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4, तो यानी 5 निकला। तो आपका यहाँ क्या होगा, 0 से बड़ा हो गया, तो 0 से अगर बड़ा होता है तो वास्तविक होता है और वह असमान होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इतना है, दो भिन्न एवं वास्तविक मूल्य होंगे। देखिए भिन्न और वास्तविक, भिन्न और वास्तविक, तो बोला है कि डी का मान क्या होगा, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी है, यानी डी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो डी का मान ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर आपका सी। भिन्न और वास्तविक कब होता है, जब डी का मान 0 से बड़ा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बोला है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 विविक्तर क्या होगा। तो फिर यहाँ विविक्तर पूछा है तो डी पूछा है, तो डी निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -1 है का स्क्वायर, बी का वैल्यू इसको बोलते हैं बी ए बी सी, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू 3, तो हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -4×3=12, तो हो जाएगा आपका -11, तो -11 आपके किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी में -11 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। तो मूल समान बोल रहा है, तो बोल रहा है के का मान क्या होगा, तो मूल समान कब होता है, तो मूल समान होता है जब डी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी का वैल्यू पुट कीजिए, तो बी का वैल्यू कितना है
4 है तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू 1 होगा, फिर यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है के है इक्वल टू 0, तो 4 चौके 16 और यहाँ हो जाएगा माइनस 4 के। तो जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, के का वैल्यू 4 यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 20 नंबर, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। तो इसमें देखिए मूल दिया हुआ है कि कौन सा इसका मूल ज्ञात करें, तो मूल इसको आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ के ऐसे बना सकते हैं, जैसे तोड़ते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको अगर तोड़ना है तो कैसे होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस 6x प्लस एक्स 5 आ जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दोनों कॉमन लेंगे, ये दोनों कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x कॉमन आएगा, x माइनस 6 होगा और प्लस x प्लस 6 ये हो गया, सॉरी x नहीं होगा 1 कॉमन आएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, उसे नहीं तोड़ेंगे 3 इंटू 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये दोनों कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 होगा और इधर होगा x माइनस 2 हो जाएगा, तो एक बार निकलेगा x का वैल्यू आपका क्या आएगा प्लस 3 और एक बार आएगा 2, तो यानी 2 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, तो एपी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, तो इसमें 2 में 4 घटाएंगे कितना होगा आपका 2 होगा, इसमें अगर 2 घटाएंगे कितना होगा 4 बचेगा, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि डी हमेशा समान होना चाहिए। इसमें देखिए इसका जब 3 में 1 घटाएंगे कितना होगा 2, तो 5 में 2 घटाएंगे, 5 में 3 घटाएंगे 2, 7 में 5 घटाएंगे 2, यानी सबका इसमें डी समान हो रहा है, तो आपको ये होगा बी नंबर एपी है। चलिए 22 नंबर, इसमें क्या करना बोल रहा है 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद कैसे निकालते हैं, तो जैसे a10 पूछा है, a10 इक्वल टू व्हाट, तो इसमें a क्या होगा, a बराबर 2 होगा, d बराबर क्या होगा, तो d बराबर इसको घटा दीजिए, तो d बराबर आपका कितना होगा 5, तो a10 बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस 9d उसके एक कम d, तो a का वैल्यू हो गया आपका 2 और प्लस 9 गुना d का वैल्यू 5, तो 9 × 5 = 45 और 2 = 47, कितना हो गया 47 47, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या क्या होती है, तो 2 अंकों वाली संख्या जो होता है यहाँ पर आपका 10 से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है, 10 11 10 11 12 से लेकर आपका कहाँ तक जाता है 99 तक, लेकिन बोला है क्या कि इसको 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य कौन होगा, तो 12 होगा, 15 होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसी प्रकार से चलते चलते कहाँ तक जाएगा 99 भी आपका 3 से विभाज्य होगा। तो बोला कितनी संख्या विभाज्य होती है, तो यहाँ पर लिखिए a बराबर क्या हो जाएगा 12, d बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और an बराबर क्या हो गया आपका an दिया हुआ है 99, लास्ट पद दिया हुआ है 99 दिया हुआ है, तो चलिए an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 99, इसके जगह पर लिख देंगे। अब यहाँ पर a माइनस इसका हम लोग a का वैल्यू बैठा देते हैं, a का वैल्यू कितना है 12, n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू 3 बराबर 99। तो अब यहाँ क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 99, ये हो गया। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 में 3 चला जाएगा तो 9 बचेगा, तो 3n और इधर जा कर के आपका ये बच जाएगा 99 में 9 घट जाएगा, तो बचेगा कितना 90, तो n 3n इक्वल टू 90 आ जाएगा, यानी 10 30 या 90 यानी n का मान आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, तो n का मान आपका 30। अगला देखते हैं, अगला पेज में दिया हुआ ऑप्शन n का मान
30। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं कि ये आपका है n का मान 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 24 नंबर आप देखते हैं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 0 और 50 के बीच में, तो 0 और 50 के बीच बोला विषम संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखना होगा 0 और 50 के बीच में संख्या कितना है, विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच में, तो 0 और 50 के बीच क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इसी तरह चलते जाएगा। तो 50 के बीच कौन आएगा, विषम संख्या 49 आएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना विषम संख्या है, तो टोटल 50 को संख्या में से हर एक के बाद आधा होता है विषम संख्या, आधा होता है सम संख्या। 2 से भाग दे दीजिए, आपका 25 होगा n का मान। a का मान कितना हो गया 1, d का मान कितना हो गया 2। अब उसमें निकालना क्या है, निकालना है उसका योग निकालना है, Sn। क्या निकालना है, Sn, संख्याओं का योग बोला है। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn बराबर होता है n/2 a + an। तो आपका हो जाएगा n/2, तो n का मान है 25/2 और a का मान है आपका 1 और an का मान है 49। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 25/2 गुना 50, तो हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा 625। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 625 हो जाएगा। चलिए उसके बाद है सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम, समरूप, संपाती। तो कोई भी वृत्त अगर होता है, जैसे मान लीजिए एक वृत्त बना दिए और एक वृत्त बड़ा वृत्त बना दिए और एक बड़ा वृत्त बना दिए, तो देखिए ये सर्वांगसम नहीं होता, क्या होता है, देखने में समान लगता है, सिमिलर होता है, समरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो थोड़ा सा हो सके लंबा हो जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसमें आपको वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, DB बराबर 2 दिया हुआ है, AE बराबर दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, EC बराबर 3 दिया हुआ है, EC बराबर 3 दिया हुआ है। तो AD पूछा है क्या होगा, यानी इसका मान पूछा है। तो हम लोग जानते हैं सब अनुपात में होता है, यानी AD/BD होता है, फिर AE/, क्या होता है, परिमेय हम लोग पढ़े हैं कि अनुपात में विभाजित होता है, समान अनुपात में AC होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, AD निकालना है। तो AD/BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा आपका 2, AE कितना हो जाएगा 1.5 और AC कितना 3। तो इसको 10 उड़ाएंगे नीचे 0, 15 दूना 30, ये 2 1 2, तो यानी AD का मान आ गया आपका 1। कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 27वां नंबर, दो त्रिभुज एवं संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर सब संगत कोण अगर आपस में बराबर हो तो सबका, उसको हम लोग बोलते हैं ए कसौटी, ए कसौटी। ऑप्शन नंबर आपका सी। उसके बाद दिया हुआ है इसमें 28 में दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही है, त्रिभुज इसमें दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही है। तो जब इसमें देख रहे हैं कि सब कोण आपस में बराबर है, संगत कोण आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम का चिन्ह तो नहीं है, समरूप होगा। तो समरूप क्या होगा, त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा, दोनों आपस में समरूप होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, ABC PQR। तो यहाँ QPR दे दिया है, तो QPR नहीं होगा, ABCAR, PQR, ABC PQR। ऑप्शन नंबर का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात इतना है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, जैसे मान ली एरिया ऑफ ABC बट्टे एरिया ऑफ परिमेय 6.6 का ये है PQR, ये अगर हो तो ये होता है AB बट्टे PQ का होल स्क्वायर, यानी उसका भुजा का वर्ग के अनुपात होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, 4 दिया हुआ है बट्टे 9, तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 बट्टे 9 में 81, तो 16:81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि उसका भुजा समान होती है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये इक्वल होता है, मतलब सबका साइड इक्वल होता है। तो यहाँ बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है 2a, यानी ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी आपका 2a है।
तो बड़ा इसका शीर्ष लंब क्या होगा। शीर्ष लंब का मतलब यहाँ से अगर हम इसका लंब ड्रॉ करेंगे, ये अगर ड्रॉ करेंगे, इसमें लंब अगर खींचेंगे तो बड़ा इसका लंबाई क्या होगा, ये चीज़ पूछा है। तो अगर ये लंब अगर खींच रहे तो यहाँ पर 90 डिग्री पर ये जो मिलता है 90 लंब है, मतलब 90 डिग्री कौन बनाएगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये साइड अगर देख सकते हैं कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये साइड भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये साइड तो पता है 2a, तो हमको तो कम से कम 2 साइड पता होना चाहिए। तो नीचे वाला यहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पर आपका पूरे आपका 2a है। तो यहाँ पर जब हम लंब खींचे तो शीर्ष से जब खींचे तो समद्वि भाजित करता है, 2 भागों में बांटता है। यानी यहाँ पर इसका यहाँ आधा होगा, यहाँ से लेकर इधर आपका यहाँ से यहाँ तक a होगा, यहाँ से यहाँ तक a होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका a होगा। यानी इसका यहाँ पर आधा भाग हो गया a और आधा भाग हो गया a। तो यहाँ पर a हो गया, ये 2a हो गया। तो इसका आप निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो लंब निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आधार स्क्वायर। तब का यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तब का यहाँ क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। 4 a में एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो 3a में क्या हो जाएगा, 3 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, a आपका बाहर निकल जाएगा। तो रूट 3a किस में है, यानी आपका इसका लंबाई होगा रूट 3a। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन सही कर रहे हैं, हो सके कभी टिक करने में गलत हो जाए तो इसके लिए सॉरी। पहले हम बोल देते हैं कि सॉल्यूशन आपको प्रोसेस को समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इसमें दिया हुआ ए बी इक्वल टू दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू दिया हुआ है और बी सी इक्वल टू दिया है। तो बोल रहा है कि कौन बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से इसमें भी। इसमें क्या किया है, आपको एक ट्रायंगल दे दिया है और इस ट्रायंगल में दिया हुआ है आपको ए बी, मान ले ए है, बी है और से सी है। तो सी दिया हुआ, इसमें ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 6√3 और फिर दिया हुआ ए सी का वैल्यू दिया है 12 और बी सी का वैल्यू दिया है 6। इसमें बोला है कि कौन बी का मान क्या होगा। तो देखिए कौन बी का मान कैसे पता चलेगा, ये तो आपको दे दिया है, यहाँ पर साइड दिया हुआ है और कौन का मान पूछा है। तो ये तो निकालना संभव नहीं है, लेकिन हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर इसको हम लोग समकोण त्रिभुज का नियम लगाते हैं और यदि वो सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर हम बोलेंगे कि कौन बी का मान क्या होगा, ए बी सी। तो हम सेटिस्फाई अगर हो जाएगा तो बोलेंगे कौन बी का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि सेटिस्फाई पाइथागोरस प्रमेय तभी ये होता है जब वह समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा कौन होगा 12। तो 12 का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 बड़े 44 से 144 और यहाँ पर हो जाएगा 6 छके 36 और 36 तिया 6 छके 36 हो जाएगा और 36 तिया 108 हो जाएगा और प्लस 6 छके 36। तो यहाँ पर भी हो गया 144 और आपका इधर भी हो गया 144। इसका मतलब ये जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी आपको क्या लिखे हैं, यानी आपका लिखे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही वाला सेटिस्फाई किए हैं। इसका मतलब आपका 90 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज अगर नहीं रहता तो आपका ये सेटिस्फाई नहीं होता। यानी आपका क्या होगा, कौन बी का मान 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती, कोई अगर वृत्त है उसमें हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये सब स्पर्श रेखा है। तो ये आपका हो जाएगा और अपरिमित रूप से अनेक। अगर कोई पॉइंट बोलता है कि एक बिंदु पर हम कितना खींच सकते हैं, एक बिंदु पर कितना खींच सकते हैं, तो हम लोग एक ठो बिंदु से एक ही खींच सकते हैं। चलिए लेकिन हमको यहाँ बोला है सिर्फ स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, तो हम लोग अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया हुआ है 33वां नंबर में कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर किसी वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी वृत्त के केंद्र से
13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु, यानी कोई एक वृत्त है, बोल रहा है कि केंद्र से ये कितना दूरी पर स्थित है, ये 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। फिर बोल रहा है कि इसका स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है, स्पर्श रेखा जो दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की लंबाई आपका है कितना है, आपका ये 12 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या यहाँ पर खींच देते हैं इसको, त्रिज्या ये, और ये हमेशा 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपका ये हो गया, ये आपका यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पर होता है, तो आपका ये क्या आएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका कर्ण होगा, ये आपका लंब आधार कुछ भी बोल दीजिए, इसी को आधार बोलिए, इसको लंब बोल दीजिए, यानी हम लिख सकते हैं इसको निकालना क्या है, आधार। तो आधार जब निकालना है तो कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन हो गया 13 का स्क्वायर, ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 169 माइनस 12 44 से, तो आपका कितना हो जाएगा 169 144, आपका यहाँ घटा दीजिए, ये हो गया 5, सॉरी, तो आपका यहाँ 5 हुआ और यहाँ पर बचेगा 2, यानी 25 हुआ, और इसका निकल जाएगा वर्गमूल 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें दिया हुआ है कि 34 नंबर में एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी कोई एक वृत्त है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि एक बिंदु के Q से, यानी Q है यहाँ पर, हो रहा है कि उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी अब यहाँ डायरेक्ट स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है, पहले आपका स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया है, कितना है 24 सेंटीमीटर है। फिर बोला Q से केंद्र की दूरी, यानी यहाँ से केंद्र की दूरी कितना है, केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो फिर इसमें भी बोला आपका त्रिज्या क्या होगा, तो फिर उसी तरह लगा दीजिए, जिसको हम लोग लगा देंगे, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बोल देते हैं इसको, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 25 25 अंक 625 माइनस 24 में 576, तो घटाएंगे देखो क्या होगा 49 और इसका वर्गमूल 7, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, दो सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये दिया हुआ है, एक वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही वृत्त से भिन्न भिन्न अगर खींचा जाता है, केंद्र मतलब अलग अलग वृत्त खींचा जाता है तो उसको हम लोग सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो बोला है कि इसका स्पर्श रेखा, इसका बोला बड़ी वृत्त का जीवा इस छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा होगा, यानी स्पर्श रेखा खींच दिए, तो यहाँ से अगर हम खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, इसकी लंबाई कितना होगा, तो इसकी लंबाई ये क्या है कि ये आपका बड़ी वृत्त का त्रिज्या है, तो बड़े वृत्त का कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यानी आपका ये 5 होगा, ये भी आपका 5 होगा। लेकिन बोला क्या आपका ये जो है, अब ये जो इसको खींचे हैं तो इसका लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई तो पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर लोग क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये ड्रॉ करेगा तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये क्या है छोटे त्रिभुज का त्रिज्या है, और त्रिज्या है तो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री जैसे ही होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, तो त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ से जितना लंबाई होगा उतना इधर लंबाई इतना ही होगा, तो आधा इसको निकाल लेते हैं, 2 से गुना कर देंगे, तो फिर इसको भी हम लोग क्या करते हैं आधार मान लेते हैं, तो हो जाएगा 25 25, इसको बोल देंगे कर्ण, तो 25 25 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 25 माइनस 3 3 9, तो आपका कितना हो जाएगा 16 बचेगा, तो यानी 4, तो आपका ये हुआ 4, तो आपका इधर भी होगा 4, तो यानी 4 4 कितना हो गया 8, ये हो गया। चलिए इतना हो गया। चलिए अब है 36 नंबर, 36 नंबर में क्या है, 36 नंबर में दिया हुआ है कि थीटा केंद्रीय कोण आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ये होता है फॉर्मूला त्रिज्यखंड का। तो किस में दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ऑप्शन नंबर बी। फिर दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी वृत्त की जीवा जो होता है उसको व्यास कहते हैं। जैसे ये होता है इसको जीवा खींचे, ये भी जीवा खींचे, ये भी जीवा खींचे, ये भी जीवा खींचे, ये भी जीवा खींचे, तो इस तरह अगर खींचते हैं तो सबसे बड़ी जो होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है, और यही क्या होता है
इसी को हम लोग कहते हैं, केंद्र से जो होकर गुजरता है उसी को हम लोग कहते हैं सबसे लंबी बड़ी जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो क्या होगा, व्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री अंतरित करता है, सॉरी थीटा अंतरित करता है। तो आपको यहाँ चाप की लंबाई पूछा है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बट्टे 360। तो आप देखिए 2 पाई आर थीटा बट्टे 360, आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है, यानी आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो बोला है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो ये हो गया, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू कितना 6 × 6 और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब ये हो जाएगा 360, तो ये 0 0 कैंसिल, 6 छक्के 36, 6 6 कैंसिल, आपका हो जाएगा 22 छक 132/7। किस में दिया हुआ है, 132/7, ऑप्शन नंबर आपका ए। फिर दिया हुआ है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये था आपका 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 40 नंबर दिया है कि एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए घोड़ा अगर मैदान है ये, तो इसको अगर 7 मीटर अगर लंबी रस्सी में बांध दिया तो घोड़ा कहाँ चलेगा, घोड़ा ही पूरा इसका चारों ओर का लंबाई जितना घास है उसमें पूरा चर जाएगा, जितना भी इसका लंबाई में, यानी कैसा बनाएगा, एक सर्किल बना देगा। तो ये आपका ये आर का काम करेगा, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। तो कैसा चलेगा, सर्किल के जैसा। सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7 × 7, तो हो जाएगा 7 7 कैंसिल, 22 7 154, तो हो जाएगा 22 7 154, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो इसी प्रकार से आपका 40 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। भले आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पूरा मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ बताया हूँ। और इससे पहले साइंस का मॉडल सेट जारी हो चुका है, मॉडल सेट आप लोग को बताया गया है, पूरा सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 5 पूरा डिटेल के साथ बताए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिया गया है, चैनल पर भी आप लोग देख सकते हैं, आपको लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। और आप लोग को इसके बाद आपको सेट 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा। आप लोग इसीलिए नए हैं तो आप लोग चैनल पर बने रहें। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।